नमस्कार, हमारी खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता से जोड़ने के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। लाडली बहना योजना से लेकर शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक प्रदेश की महिलाएं अब आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो रही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के जरिए मातृत्व सुरक्षा को सशक्त किया गया है। वहीं महिलाओं को 33% आरक्षण देकर निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। यही नहीं, 2026-27 के बजट में महिला केंद्रित योजनाओं के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए बड़ा बजट प्रावधान है। पहली बार रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष फोकस किया गया है ताकि महिलाएं नौकरी मांगने वाली नहीं बल्कि नौकरी देने वाली बने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं और लाडली बहना से लीडर बहना तक, जैसे मैंने जिक्र किया कि 33% आरक्षण देकर राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आज इसी खास विषय पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों के साथ में दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी। प्रियंका जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। हमारे साथ में है जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी। कल्पना जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले प्रियंका जी, मैं आपके पास में आता हूं। आज एक ऐसा विषय, आधी आबादी को लेकर तमाम तरह की चर्चा होती है, बात होती है, उनके सशक्तिकरण को लेकर, उनकी मजबूती को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, तमाम विभिन्न योजनाएं उसमें शामिल है। हमने पहले भी जिक्र किया, चाहे लाडली बहना की हम बात करें, लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, या ये कहें कि बेटी के जन्म से लेकर उसके विवाह तक और विवाह के बाद भी उसके सशक्तिकरण के लिए जो काम किए जा रहे हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या मोहन यादव सरकार की योजनाओं से मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण जमीन पर दिखने लगा है? नमस्कार सर। मेरी बड़ी बहन कल्पना जी को प्रणाम करते हुए सभी श्रोतागण को नमस्कार करते हुए बात रखती हूँ कि आधी आबादी के पूरे हक की लड़ाई के लिए अगर हम बात करें तो जमीनी स्तर पर अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी अगर हम आज चर्चा करते हैं कि समाज का अगर उत्थान है तो उसके लिए दोनों ही कंधों का मजबूत होना नितांत आवश्यक। अगर हम कहें कि सिर्फ पुरुष के मजबूती से या सिर्फ एक ही वर्ग के पोषण से ही हम कह सकते हैं, जब शरीर विकसित नहीं हो सकता तो हम सोचे कि समाज पोषित हो जाएगा तो संभव नहीं है। और ये आज अगर हम बात करते हैं सक्सेना सर, तो ये पहली बार नहीं है। हमारा जो भारतवर्ष है इसमें कई महिला नेतृत्व को हमने देखा है, जो आज से पहले अगर हम बात करते हैं 300 वर्ष पूर्ण, जो देवी, अगर हम बात करते हैं पुण्यश्लोका माँ देवी अहिल्या, उनके नेतृत्व में आज हम देखें तो पूरे भारतवर्ष में अगर हम बात करें तो जिस मंदिर को उन्होंने छुआ उसका जीर्णोद्धार करवाया। और आज अगर हम देखते हैं तो उनके बनाए हुए मार्ग, उनके बनाए हुए मंदिर, उनके स्थापित की हुई वास्तुकला सदैव सराहनीय है। हम उन लोगों की ध्योता की। तो हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व हम बहुत पहले से देख चुके हैं, चाहे वो देवी माँ अहिल्या हो, चाहे अगर हम बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे अगर हम इधर चले जाएं अपने जबलपुर क्षेत्र में तो रानी दुर्गावती हो, चाहे अवंतीबाई लोधी हो। ऐसे कई उदाहरण है जो हमारे मध्य प्रदेश की, अगर हम बात करें वीरांगनाओं के तौर पे बात कर लीजिए, चाहे भक्तिमय अगर देवी अहिल्या की बात कर लीजिए, चाहे रानी लक्ष्मीबाई की बात कर लीजिए, ऐसे कई उदाहरण है। उन्हीं का अगर स्मरण करते हुए सरकार ने आज योजनाएं चलाई हैं
जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके कारण हम बात करें ड्रॉप आउट परसेंटेज आज अब नगण्य की ओर अग्रसर है। बच्चियों का चाहे पहले से लेकर प्राइमरी स्कूल्स में बात करें, चाहे सेकेंडरी हायर सेकेंडरीज की बात करें, ड्रॉप आउट परसेंटेज में अंतर आया। एक नैरेटिव सेट था पहले कि उनने का एक विस्मय और एक अवसाद की स्थिति में बोला जाता है अरे बेटी हुई है। उससे लिंगानुपात को अगर हम बात करें तो जो लाडली लक्ष्मी योजना आई थी, जिसके माध्यम से हम देखते हैं बेटी के जन्म को उत्सव के तौर पे बदलने का सरकार ने कार्य किया और आज भ्रूण हत्या जैसे जघन्य पाप पर हमने नियंत्रण पाया और आज बेटियों का लिंगानुपात में अंतर आया है। तो ये भी जो गवर्नमेंट की योजना है आप जमीनी स्तर पे देख सकते हैं, बहुत परिवर्तन आया है। उसके बाद बेटियों के चिंतन करते हुए जब हम बात करते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो मुद्रा लोन हो चाहे स्व सहायता समूह हो, आज देखिए कई महिलाएं हैं जिन्होंने लखपति दीदी के तौर पे अवॉर्डेड हुई हैं, या हम कहते हैं अलग अलग माध्यमों से आर्थिक तौर पे उनको संबल प्रदान हुआ। इसके बाद अगर आप जमीनी, ये बिल्कुल मैं वो बातें कर रही हूँ जिनको आप चाहे तो अभी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइट पे चेक कर सकते हैं, सब जगह आपको डेटा अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जब बेटियों को आत्मनिर्भर करने की बात आई तो 2% स्टाम्प ड्यूटी में परिवर्तन किया गया, जिसके कारण आज जमीनों की रजिस्ट्री, मकानों की रजिस्ट्रियां जो है वो बेटियों के नाम से होती हैं, पत्नियों के नाम से होती हैं, माओं के नाम से होती हैं। तो आज जो उनकी प्रॉपर्टी है तो उन पे हिस्सेदारी भी बेटियों की, माताओं की बढ़ गई है। भले 2% स्टाम्प ड्यूटी के लालच में ही सही, पर आज प्रॉपर्टी जो परचेज की जाती है तो माता बहनों के नाम से परचेज की जा रही है। तो ये जमीनी स्तर पर सोच में परिवर्तन आया। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, आऊंगा, बेहतर बात आप कर रही हैं, मैं इससे आगे की भी आप से बात करूंगा। हमारे साथ में कल्पना शर्मा जी हैं। कल्पना जी, जिस तरह से जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, और मेरा सवाल यहाँ से शुरू होगा। हमने लाडली बहना से लीडर बहना की बात की, लेकिन मैं इसको यहाँ से शुरू करूँगा कि लाडली लक्ष्मी, क्योंकि मध्य प्रदेश की देन ही है लाडली लक्ष्मी योजना। तो लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना और लाडली बहना से लीडर बहना, किस रूप में देखते हैं इस चेंज को आप मध्य प्रदेश में? कल्पना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। कल्पना जी जारी रखिए बात। जी जी जी। बिल्कुल, मैं इस बात से टोटल सहमत हूँ कि पहले और आज की अगर मैं परिवेश में बात करूँ तो काफी अंतर देखने को मिलता है, समाज में काफी बदलाव हुआ। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकार की जो नीति, जो नियम, जो कानून आते हैं या जो योजनाएं आती हैं वो जन तक पहुँचे, उसके लिए भी आवश्यक है कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार जो काम कर रही है वो हमारे और आपके माध्यम से भी जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कार्यक्रम बहुत बड़ा बनता है इसमें, क्योंकि बेटियां आज घर से निकलने लगी हैं। आज वो आज उनके पास शिक्षा का अधिकार, शिक्षा तो पहले से थी, लेकिन आज कम से कम उनको वो प्लेटफॉर्म मिलने लगा है जहाँ पर वो अपनी बातें रखने लगी हैं, उनको वो साधन मिलने लगे हैं। और सरकार का इसमें, जब तक सरकार का सहयोग नहीं होता तो सरकार कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले वो सब धरातल पर नहीं उतरती। तो सरकार का योगदान रहा है, जिसकी वजह से आज महिलाएं अपने दम पर, अपनी योग्यता के आधार पर वो सारी चीजें कर पा रही है। लेकिन जिस तरह से अभी आपने बात की राजनीति में अभी महिलाओं को प्रोत्साहन की आवश्यकता है, उनको अपने आप को आगे लाने की आवश्यकता है, क्योंकि काफी लंबे समय का इतिहास देख लें, 30% आरक्षण भी अब तक लागू नहीं हो पाया है और महिलाएं, डिजर्विंग महिलाएं भी काफी हद तक बैकफुट पे हैं। उनको फ्रंट में लाने के लिए अभी काम करने की बहुत आवश्यकता है। चलिए, बेहतर बात कल्पना जी आप कर रही हैं। मैं इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, चूंकि प्रियंका जी जिस तरह से अपनी बात रख रही थी तमाम योजनाओं को लेकर सरकार की तरफ से, और हमारा विषय भी यही है कि किस तरह से प्रदेश सरकार, किस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तमाम सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, केंद्र की योजनाएं भी हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर और राज्य सरकार की भी योजनाएं हैं। प्रियंका जी क्या कहेंगी? कल्पना जी ने जिस तरह से ये इस विषय को उठाया कि 33% जो आरक्षण है महिलाओं को देने के लिए, जाहिर सी बात है कि सरकार की मंशा है कि राजनीति में जो महिलाओं की भागीदारी है वो 33% रहे। क्या ये चेंज किस रूप में देखें इस चेंज को, या फिर
वाकई 33% के हिसाब से महिलाओं के लिए सरकार तैयार है, और दूसरी तरफ ये सोच जो है कि किस रूप में इसको देखें कि आप वाकई 33% का लाभ महिलाओं को मिल रहा है या महिलाओं को मिलने वाला है? हाँ, निश्चित तौर पे 33% का जो हमारा नारा है ये बहुत पुराना है जी। जब हमारे पूर्व श्रद्धेय भारत रत्न हमारे अटल जी की सरकार थी, तभी 9 से 10 संख्या के करीबन महिलाओं के कैबिनेट में मिनिस्टर के तौर पर थी उस समय भी, और आज भी प्रयास वही किया गया है। परंतु ये बात भी मैं बिल्कुल खुले मंच से और पूरे हृदय के साथ में इस बात को मैं स्वीकार करूंगी कि अभी 33% वर्तमान में लागू करने में समय लग रहा है, क्योंकि नेतृत्वकर्ता महिलाएं नहीं है। ये मैं बहन की बात से बिल्कुल सहमत होंगी कि हमने जो लीडरशिप लाने का हमने जो माइलस्टोन रखा है उसका कारण ही यही है कि जब महिलाओं की बात महिलाओं के द्वारा महिला के लिए की जाएगी तो वो और भी अच्छी तरीके से खुल करके सामने आ पाएंगी, काम कर पाएंगी और बहुत अच्छा एक वातावरण बनेगा। उसके लिए प्रयासरत है। मैंडेटरी किया गया है, अगर हम बात करते हैं संगठन तौर पे भारतीय जनता पार्टी में स्थान देने के लिए मैंडेटरी है कि आपको इतने लोग रखना ही है। उसमें भी निकल के कई बार दिक्कत आ रही है। अगर हम बात करें छोटे कस्बों छोटे जिलों में जब जाते हैं तो कई जगह पे परेशानियां आज भी नेतृत्वकर्ता महिलाओं की है, परंतु जहां है वहां पर बकायदा उनको स्थान दिया गया है, चाहे संगठन तौर पे दिया गया चाहे सत्ता के तौर पे भी। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश कैबिनेट में भी हमारे साथ में मंत्री परिषद में भी महिलाएं हैं और उन्हीं के नेतृत्व में काफी अच्छा वो अपना कार्य भी बहुत अच्छे से कर रही है। तो वचनबद्धता की सरकार इस चीज को अप्लाई कर रही है। कारण वही है कि हम सर्वांगीण विकास की जब बात करते हैं तो गाड़ी के दोनों पहियों का मजबूत होना नितांत आवश्यक है, और उसके लिए 33% आरक्षण की बात करते हैं केंद्र की तरफ से। 35% स्टेट गवर्नमेंट ने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में कर दिया है, तो 35% के लिए वहां भी अप्लाई कर रहे हैं। हाई कमीशन के तौर पे आज महिलाएं एक सवाल और है, कल्पना जी ने भी अभी उसका जिक्र किया। मेरा सवाल है, क्या ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच अवसरों की जो खाई है वो कम हो रही है? क्योंकि अगर शहरी क्षेत्र की जो महिला है, जाहिर सी बात है कि तमाम चीज़ों की जो एक्टिविटीज़ है और तमाम चीज़ों की जो जागरूकता है स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा होगी, लेकिन बात आती है ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिलाओं को लेकर। सवाल इस बात को लेकर है कि दोनों के बीच जो खाई है वो किस तरह से कम हो रही है या किस तरह से उसको पाटा जा रहा है तमाम योजनाओं के जरिए? देखिए, बात जीवटता की होती है। अगर आपके अंदर जीवटता है, आपके अंदर एक जिद है और अगर आप अपने ध्येय के प्रति समर्पित हैं तो गांव या शहर मायने नहीं रखते। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें कि अशिक्षित महिलाएं भी, जिन्हें अभी पद्म भूषण देकर के भी सम्मानित किया, उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि शिक्षा के तौर पे उनका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं रहा है क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता अगर हम उनकी देखते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं। ग्रामीण अंचल पे काम कर रही हैं। कुछ कईयों ने पर्यावरण को लेकर कार्य किया है तो रूपरेखा ही बदल दी है। किसी ने स्वच्छता को लेकर कार्य करना, जन जागरण शुरू किए हैं तो उसमें पूरा तस्वीर बदल दी है गाँव की। तो मैं ये नहीं मानती कि गांव या शहर का उससे कोई प्रभाव पड़ता है। जीवटता की बात है, उसको लेकर जो लोग समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, और ऐसे कई नए चेहरे हैं जो माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट में आपने देखा होगा जिनको पद्म भूषण देकर के हम वृक्ष माता के तौर पे जानते हैं, जिन्होंने 80,000 से ज्यादा पौधे लगा डाले। तो ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कोशिश बस वही है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं और कितने डेडिकेशन के साथ उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो जो लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उनको सरकार रिकॉग्नाइज भी कर रही है और आगे भी ला रही है, उसमें भी सहयोग कर रही है। तो बात मैं नहीं मानती कि ग्रामीण या शहरी अंचल से बहुत ज्यादा अंतर आता है। बात जीवटता की और काम करने के एक तरीका हो सकता है अलग अलग हो, पर समर्पण भाव से जिन्होंने कार्य किया है वो महिलाओं ने रूपरेखा तो बदल दी है। चलिए, वाजिब बात प्रियंका जी आप कर रही हैं। एक बार फिर मैं कल्पना जी के पास में आता हूँ। कल्पना जी, तमाम योजनाओं का जिक्र हम कर रहे हैं, तमाम योजनाएं आप भी जानती हैं कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए चला रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका एक लंबा तजुर्बा पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा है, क्या कौन सी ऐसी योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की
जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपको लगता है कि नहीं ये काफ़ी इफेक्टिव योजना है सरकार की और इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनकी समृद्धि को लेकर इसका फ़ायदा महिलाओं को मिल रहा है, कौन सी ऐसी जो ये भी कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकती है महिला सशक्तिकरण की दिशा में? कल्पना जी। जी, तो सक्सेना जी, वैसे तो सरकार की सारी योजनाओं को अगर बात की जाए तो वो धरातल पर ग्रामीण या शहरी महिलाओं को बहुत सारा प्रोत्साहन देती थी, उनको आगे बढ़ने के लिए रास्ते देती है। लेकिन जब से महिलाओं के नाम रजिस्ट्री में 50% उनको डिस्काउंट मिलने लगा, उसके बाद जो बढ़ोतरी आई जिसकी वजह से आज, क्योंकि देखिए महिलाओं का एक हमेशा ये कहा जाता था कि उनका कोई घर नहीं होता, लेकिन जब से ये स्कीम आई उसके बाद से महिलाओं के नाम घर में हिस्सेदारी होने लगी। जब हिस्सेदारी होने लगी तो महिलाओं में थोड़ी मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, उन्हें लगने लगा कि नहीं, आज हम सिर्फ काम के लिए नहीं या परिवार में सिर्फ रोटी बनाने के लिए हमको उतनी ही अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि हमारी हिस्सेदारी भी होने लगी। तो सरकार की मैं जो सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी योजना को लेकर समझती हूँ कि आज महिलाओं को जिनकी वजह से बहुत हद तक उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरा, कामगारी जो महिलाएं हैं उनको जिस तरह से गवर्नमेंट सब्सिडी देने लगी, उनके लिए नई नई स्कीम्स लेके आई, उन्होंने भी महिलाओं को काफी हद तक आगे बढ़ने के लिए हेल्प करी। और सरकार की जो मंशा है, देखिए आती सरकारें आती जाती रही, लेकिन इन सब के बीच में महिलाओं को जिस तरह से साइडलाइन किया गया, उनसे सिर्फ उनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया, उसके साथ साथ अब उनको भागीदारी मिलने लगी है, अब उनके लिए सरकार सोचने लगी है। तो ये एक गेम चेंजर रहा महिलाओं की तरक्की के लिए। आज महिलाएं घर से बाहर निकल के अपने आप को प्रूव करने लगी हैं, उनको बहुत सारी चीजें। कल्पना जी बिल्कुल बेहतर बात आप कल्पना जी कर रही है। एक बिल्कुल जैसे मैंने प्रियंका जी से कहा था शहरी और ग्रामीण का जिस तरह से कैसे उस खाई को पाटा, मेरा सवाल एक और है, मैंने उसमें एडिशनल चीज है कि जिस तरह से सरकार का फोकस सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर है कि और इसके जरिए स्वरोजगार से रोजगार से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। अभी हमने देखा कि उसी कॉन्सेप्ट के तहत हमने देखा तमाम सारे निवेश को लेकर जिस तरह से प्रदेश सरकार फोकस्ड है और उसमें एक रीजनल जो एक इन्वेस्टर समिट के जरिए छोटे छोटे उद्योग समूहों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप तेजी के साथ मध्य प्रदेश में जिसने काम किया, कितना इफेक्टिव मानती हैं स्वरोजगार की दिशा में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में? बिल्कुल, आप देखिए नगर निगम द्वारा जो पेड़ लगाओ अभियान था उसमें महिला समूहों को शामिल किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को। उन्होंने जो वो पापड़ और जो अचार और जो ये चीजें बनाती थी, इसके लिए उनको ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग मिलने लगे। उन जाते हैं जो बड़े बड़े व्यवसायी है वो उनसे खरीद कर लाते हैं, उनको मार्केट देते हैं और इवन खुद महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया जिसके माध्यम से इवन वो एक जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट तक पे उनको स्पेस देने लगे कि आप यहाँ पे अपना स्टोर खोल सकती हैं। तो ये जब छोटी छोटी जो काम करने लगी सरकार, जिस तरह से उनको सहायता देने लगी, ये सारी चीजें बहुत गेम चेंजर रही। और आज की महिलाएं अपने से संबंधित जो स्कीम्स है उनको ना सिर्फ समझना चाहती हैं बल्कि उन पे काम भी करती हैं। तो सरकार का योगदान बहुत है। सरकार के साथ साथ महिलाएं अपनी जो एक स्ट्रेंथ होती है उसको समझने लगी है। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण रही और आज महिलाएं अपने दम पर। चलिए बेहतर बात, ये चेंज ये निश्चित तौर पर सरकार की इस मंशा से, सरकार की इस सोच से ये चेंज आया है। आखिर मैं प्रियंका जी के पास एक बार फिर आता हूँ। प्रियंका जी, जो सवाल मैंने कल्पना जी से किया उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से क्या मध्य प्रदेश की महिलाएं वास्तव में आत्मनिर्भर बन पा रही हैं? और दूसरी तरफ एक सवाल इसी से जुड़ा है कि क्या महिलाएं नौकरी मांगने वाली से नौकरी देने वाली बन रही हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका पूरा ताना बाना मध्य प्रदेश में बिछाया गया है। प्रियंका जी देखिए, इसका एक ज्वलंत उदाहरण में 2023 इलेक्शन में हम लोगों को, आप भी जानते हैं, कैंपेनिंग करने तो सभी लोग जाते हैं, हम भी कार्यकर्ता के तौर पे बिल्कुल गए। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो टिफिन सेंटर्स चल रहे हैं, आप मानेंगे नहीं, टिफिन सेंटर्स हो, डेयरीज हो, गांव ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि फोकस हमारा जो कह सकते हैं ना कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो सबसे पहला जो अगर हमारी बेसिक जो इकाई है वो गांव ही है। इनको आत्मनिर्भर बनाना नितांत आवश्यक है ताकि पलायन भी रोका जा सके। तो जब हमने गांव में गए तो उन्होंने
टिफिन सेंटर्स ओपन करके रखे हैं। स्व सहायता समूह की बहनें बच्चों की यूनिफॉर्म स्टिचिंग कर रही हैं। स्वेटर्स जो हम लोग पहनते हैं इनकी स्टिचिंग करके बकायदा उन्होंने एक अपने सेटअप्स बना करके रखे हैं। ये सब स्व सहायता समूह के उदाहरण में बता रही हूँ। छोटे छोटे, कहने के लिए छोटे व्यापार है ये। डेयरी फार्म्स के माध्यम से उन्होंने बकायदा स्व सहायता समूह के माध्यम से थोड़ा थोड़ा जो उनको लोन मिलता जाता है, थोड़ा रिटर्न करके फिर अगेन उससे डबल, फिर उससे डबल, धीरे धीरे मात्रा में वो पैसा बढ़ता है। तो डेयरी फार्म्स उन्होंने ओपन करके रख लिए। ये मतलब ऐसे उदाहरण थे जो मुझे रियली लगे कि वो खुद तो कर रही है डेयरी फार्म्स के माध्यम से। वो अकेली रोजगार नहीं ले रही, उनके घर में जितने पुरुष है वो उनकी सहायता करने के लिए आज उनको वो काम दे रही है। जो खेत में मजदूरी करते थे आज वो दूध बांटने का काम चलिए, कर रहे हैं। बेहतर बात प्रियंका जी आप कर रही हैं, और ये हैं। तमाम सारी चीजें जिस एंगल पे हमने बात की, और यही तमाम सारी चीजें हैं जिसके जरिए मध्य प्रदेश की जो नारी शक्ति है वो मजबूत हो रही है, सशक्त हो रही है, और यही मंशा प्रदेश सरकार की है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की है। प्रियंका जी आपका, कल्पना जी आपका, दोनों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से काम कर रही है। तमाम योजनाओं के जरिए मध्य प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया जा